स्टडी विद के ब्रोस। आज हम सीखने जा रहे हैं लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इनको कैसे हम सेफली यूज़ कर सकते हैं, ये सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो लोकल एनेस्थेटिक में सबसे पहले हम सीखेंगे कि भाई इंट्रोडक्शन, कि आखिर लोकल एनेस्थेटिक क्या होते हैं, कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई, क्यों इनका यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है आज की लाइफ में। कुछ डेफिनेशन समझेंगे, कुछ ब्रीफ में डिस्कस करेंगे अबाउट एक्शन पोटेंशियल। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे इनकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन दो टाइप से हम पढ़ेंगे, एक इनके यूजेस के हिसाब से और एक इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से। ठीक है, यानी कि इनके इस्तेमाल और इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से दो तरह के क्लासिफिकेशन हमें याद करने हैं। तीसरा हम पढ़ेंगे कुछ मैकेनिज्म, यानी कि इन जो ड्रग्स हैं, इन ड्रग्स कैसे काम करती हैं, इनके फिजियोलॉजी क्या है, हमारे बॉडी में एंटर करने के बाद यह कैसे अपना इफ़ेक्ट शो करेंगी। कुछ डायग्राम से हम समझेंगे कि भाई इनकी फिजियोलॉजी और इनका ड्रग एक्शन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कुछ प्रिकॉशंस जो हमें इनके इस्तेमाल करते टाइम हमें ध्यान में रखना है, कुछ सावधानियां बरतनी है, और कुछ इंटरैक्शंस कि यह कहाँ पे ठीक तरीके से काम करेंगे और किन दवाइयों या किन कंडीशंस में इनका यूज़ नहीं करना है, यानी कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी, हाँ, जिससे चलते हम सेफ एडमिनिस्ट्रेशन हम फॉलो कर पाएंगे इनका। ठीक है, लास्ट में हम देखेंगे कुछ एडवर्स इफेक्ट, और एडवर्स इफेक्ट देखते हुए हम इस वीडियो को समअप करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और अनवांटेड इफेक्ट्स को बताते हुए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन से पहले हम बता दें कि हमारे शरीर में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। 5 सेंस ऑर्गन में कौन कौन से होते हैं आप सभी को पता है। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। यह 5 सेंस ऑर्गन हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं। इन्हीं से हमारे बॉडी को पता चलता है कि आसपास का जो स्टिमुलस है, आसपास का जो रिस्पॉन्स है वो क्या है। ठीक है, सराउंडिंग हमें इससे पता चलती है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम एलए के बारे में सीखेंगे कि भाई लोकल एनेस्थेटिक होता क्या है। तो लोकल एनेस्थेटिक प्रोड्यूस ट्रांजिएंट एंड रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन, जिसको हम एनाल्जेसिया कहते हैं। रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन को हम एनाल्जेसिया कहते हैं, ये हम अभी बता देते हैं यहाँ पे ही। ठीक है, तो लोकल एनेस्थेटिक प्रोड्यूस ट्रांजिएंट, रिवर्सिबल एंड लॉस ऑफ सेंसेशन इन सर्कमस्क्राइब्ड रीजन। सर्कमस्क्राइब्ड रीजन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर कन्फाइंड एरिया। जैसे कि ये एक इंसान है, तो इस इंसान को अगर हम लोकल एनेस्थेटिक सिर्फ और सिर्फ हाथ में यूज़ कर रहे हैं, एलए सिर्फ हाथ में एडमिनिस्टर किया गया है, तो सिर्फ ये एरिया ही क्या होगा, अपना सेंसेशन लॉस करेगा। इस एरिया का ही सेंसिटिविटी लॉस होगा। बाकी सारे जो पार्ट्स हैं वो वैसे के वैसे फंक्शन करेंगे, और साथ ही साथ कॉन्शियसनेस का लॉस नहीं होगा। यानी कि यह जो पेशेंट है, यह जो इंसान है, ये किस में रहेंगे, हमेशा जगते रहेंगे, होश में रहेंगे। जबकि जब भी हम किसी को जनरल एनेस्थीसिया देते हैं तो उन पे क्या होता है, उनकी कॉन्शियसनेस लॉस हो जाती है, वह बेहोश हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा लोकल एनेस्थीसिया क्या है, रिवर्सिबल है, यानी कि जैसा पहले था वो वैसा फिर से हो जाएगा, वो ऑर्गन पे सेंसिटिविटी लौट आएगी। रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन है एक पर्टिकुलर एरिया में, जहाँ पे जो पर्सन है उसका कॉन्शियसनेस लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ बताया है कि नॉर्मली जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से रिवर्सिबल है, यानी कि कंप्लीटली रिवर्सिबल है। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये कुछ सर्जन लोग हैं, ये कुछ कौन है, सर्जन्स हैं। ये सर्जन्स क्या कर रहे हैं, ये ऑपरेशन कर रहे हैं। और ऑपरेशन क्या है, माइनर है। ऑपरेशन कैसा है, माइनर ऑपरेशन है, यानी कि इनके हाथ का या पैर का ऑपरेशन हो रहा है। आप देख रहे हैं कि ये जो पर्सन है ये अभी भी आंखें खुली हुई है, यानी कि ये किस में है, ये कॉन्शियस हैं, कॉन्शियस हैं, अलाइव हैं, और इनका ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन इन्हें कोई दर्द नहीं हो रहा। दर्द क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इन्हें क्या दिया गया है, एलए दिया गया है। एलए यानी कि लोकल एनेस्थेटिक दिया गया है, जिससे यहाँ का पेन का जो परसेप्शन है, पेन का जो सेंसेशन है, वह पेन का सेंसेशन नहीं हो रहा है इनको।
ठीक है। इस वजह से नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं कि एक पेशेंट है जिसके पैरों में चोट लगी है और उस पैरों में चोट लगी है तो उनको फिर भी दर्द नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको एलए दिया गया है और उस एलए देने की वजह से उनको दर्द का एहसास नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ही सुंदर डायग्राम है, किसका? न्यूरॉन्स का। यह क्या है? दिस इज न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या काम करते हैं? न्यूरॉन बेसिकली एक जगह से, यानी कि हमारे बॉडी के ब्रेन से हमारे बॉडी के इफेक्टर ऑर्गन तक मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है। लेकिन यह जनरल एनेस्थीसिया केस में होता है। यहाँ पे हम पीएनएस की बात करेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? लोकल एनेस्थेटिक की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अब न्यूरॉन्स के हम कुछ पार्ट्स की स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले तो इन पार्ट को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं डेंड्राइट्स। इन्हें क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। इन्हें कहते हैं सोमैटिक रीजन, सोमा, यानी कि इनको कहते हैं साइटोन। और साइटोन के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट्स होते हैं। ये है हमारे पास एक्सॉन। एक्सॉन में ये जो आप नोट्स देख रहे हैं, ये जो नोट्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं नोट्स ऑफ रैनवियर। नोट्स ऑफ रैनवियर। ठीक है। और लास्ट में हमारे पास जो आता है वो होते हैं नोट टर्मिनल्स। इनको हम टर्मिनल्स कहते हैं, यानी कि एक्सॉन टर्मिनल्स। और यहाँ पे ही हमारे पास प्रेजेंट होता है क्या? साइनेप्स। और ठीक यहीं से एक दूसरा ही न्यूरॉन जुड़ा हुआ होगा। ठीक है। ये दूसरा न्यूरॉन, और इसी तरह से इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हमारे ऑर्गन तक ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है। तो मैसेज डेंड्राइट से रिसीव होके हमारे एक्सॉन से होते हुए हमारे सिनेप्स तक ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है। तो ये था एक्सॉन का एक छोटा स्ट्रक्चर। आप इनको 3D डायग्राम में भी देख सकते हैं कि भाई इनके चारों तरफ ये कैसे होते हैं। आप एक बार ज़रूर इन पे नज़र डालें कि भाई हमारे न्यूरॉन जो है वो किस तरह का दिखता है। ठीक है। ऐसे हमारे पास करीब 100 बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं जो कि फंक्शन कर रहे होते हैं हमारे बॉडी में लगातार। ठीक है। ओके। तो नेक्स्ट हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। डेफिनेशंस में सबसे पहले है लोकल एनेस्थेटिक्स। लोकल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं? लोकल एनेस्थेटिक्स वह ड्रग्स हैं विच अपॉन टॉपिकल और लोकल इंजेक्शन, या तो उनको अप्लाई कर लें, या तो उनको ऊपर से अप्लाई कर दे, या तो उनको इंजेक्ट कर दें, यानी कि इंजेक्शन के थ्रू दे दें, विच कॉज रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसरी परसेप्शन, यानी कि सेंसरी परसेप्शन जो है उसको रिवर्सिबली लॉस करा देंगे। स्पेशली पेन मैनेजमेंट में ये काम आता है। एंड इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर बॉडी एरिया। अब इसको एक भी साथ फिर से पढ़ लेते हैं ताकि हमको डेफिनेशन एक बार क्लियर हो जाए कि भाई डेफिनेशन क्या है। अभी तो तोड़ के पढ़ लिया, अब एक बार सब एक साथ पढ़ लेते हैं कि लोकल एनेस्थेटिक्स आर द ड्रग्स which upon topical application or local injection cause reversible loss of sensory perception, especially of pain in a restricted area of the body। ये जो डेफिनेशन है ये आप लर्न कर सकते हैं। ये ऑफिशियल डेफिनेशन है फ्रॉम द बुक केडी त्रिपाठी। ठीक है। और नेक्स्ट ये क्या करते हैं? दे कॉज रिवर्सिबल लॉस ऑफ बॉडी परसेप्शन। ठीक है। दे कॉज रिवर्सिबल लॉस ऑफ बॉडी सेंसेशन, और वो भी कौन से? एक पर्टिकुलर एरिया के। दे ब्लॉक द जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स का जनरेशन और कंडक्शन ये क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। एट एनी पार्ट ऑफ न्यूरॉन विच दे कम इन कॉन्टैक्ट, मतलब कि यह उस पार्ट का नर्व इम्पल्स ब्लॉक कर देंगे उस न्यूरॉन का जिसके कांटेक्ट में ये आएंगे, यानी कि जिसके कांटेक्ट में कौन आएगा? लोकल एनेस्थेटिक्स आएंगे। यानी कि लोकल एनेस्थेटिक एडमिनिस्टर करने के बाद जिस भी न्यूरॉन के कांटेक्ट में आएंगे उनका नर्व इम्पल्स का जनरेशन और कंडक्शन, ये दो चीज़ें को क्या कर देंगे? ये ब्लॉक कर देंगे। किसको ब्लॉक करेंगे? कंडक्शन एंड उनका जनरेशन। ठीक है। तो पहले जनरेट होता है फिर कंडक्ट होता है, तो ये दोनों ही चीज़ों को क्या कर दिया जाएगा? ब्लॉक कर दिया जाएगा विदाउट कॉजिंग एनी स्ट्रक्चरल डैमेज। ठीक है। अब हमारे पास एक सवाल उठता है कि भाई जब हम जनरल एनेस्थेसिया हमारे पास था वो पूरी बॉडी को क्या कर देता था? हमारी पूरी बॉडी को वो उसका परसेप्शन लॉस कर देता था, यानी कि उसको कह सकते हैं सुन्न कर देता था। कोई भी उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं अलाउ करता था।
ठीक है। तो भाई लोकल और जनरल में क्या डिफरेंस होता है ये हम आइए सीख लेते हैं। तो ये टेबल जो है, दिस इज टेबल इज ऑल्सो फ्रॉम द बुक के.डी. त्रिपाठी। अगेन के.डी. त्रिपाठी बहुत इंपॉर्टेंट बुक होती है हमारे फार्माकोलॉजी, किसी भी ड्रग की फार्माकोलॉजी को समझने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो MBBS हो, BDS हो, फार्मेसी हो, है ना, नर्सिंग हो, इसी बुक को फॉलो करते हैं। तो ये कुछ 9 पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम डिफरेंस पता करेंगे जनरल और लोकल एनेस्थीसिया में। तो सबसे पहला है साइट ऑफ एक्शन, कि भाई जनरल एनेस्थीसिया कहाँ पे काम करता है, CNS पे, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। और जो हमारा लोकल एनेस्थीसिया है ये कहाँ पे काम करता है, ये करता है पेरिफेरल नर्व्स पे, ठीक है, पेरिफेरल नर्व्स पे काम करता है। और इसमें कौन सी एरिया ऑफ बॉडी इन्वॉल्व है, ठीक है, किस बॉडी पे ये काम करता है, यानी कि बॉडी के कौन से हिस्से पे काम करता है ये। तो जनरल एनेस्थीसिया हमेशा हमेशा याद रखिए यह पूरे शरीर पे काम करता है, यानी कि हमारे पूरे बॉडी पे काम करता है। अगर जनरल एनेस्थीसिया दे दिए तो पूरा का पूरा बॉडी जो है उसकी सेंसेशन लॉस हो जाएगी और हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, ठीक है। एंड रेस्ट्रिक्टेड एरिया, रेस्ट्रिक्टेड एरिया का मतलब ऐसा नहीं कि कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे कोई नहीं जा सकता। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है कि एक कन्फाइंड एरिया, यानी कि अगर हमने अपने टीथ्स एक्सट्रैक्शन के लिए हमारे माउथ की नर्व्स में जो हमने इंजेक्शन दिया है तो वो सिर्फ उसी जगह पे ही काम करेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पूरे माउथ को या हमारे पूरे फेस को ये क्या कर देगा, उसका सेंसेशन, सेंसिटिविटी लॉस करा देगा। ऐसा कभी नहीं होगा। जिस एरिया पे अप्लाई किया जाएगा सिर्फ वही एरिया अफेक्टेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे होल एरिया, यहाँ पे लोकल या रेस्ट्रिक्टेड एरिया, इसको लोकल या रेस्ट्रिक्टेड एरिया आप कह सकते हैं। कॉन्शियसनेस, जनरल एनेस्थीसिया में हमारी कॉन्शियसनेस लॉस हो जाएगी, यानी कि हमें होश नहीं रहेगा, ठीक है। एंड अनअल्टर्ड, यानी कि कॉन्शियसनेस कोई भी इफेक्ट नहीं होता है कॉन्शियसनेस पे। इंसान जो होता है यानी पेशेंट जो होता है ना, वो पूरी तरह से कॉन्शियस रहता है, ठीक है। केयर ऑफ वाइटल्स, अगर कोई इंसान कॉन्शियस नहीं है तो वह अपनी चीज़ों को बता नहीं सकता, है ना ही फील कर पाएगा कि हमारा BP बढ़ रहा है, रेस्पिरेशन रेट लो हो रहा है, या हमारे ऊपर क्या चीज़ें हो रही है जो सही है या गलत है। इस चीज़ का ध्यान हमें फिर बाहर से रखना पड़ेगा कि इनकी जो वाइटल फंक्शंस हैं, है ना, उनकी पल्स वगैरह, उनके रेस्पिरेशन रेट, उनका ब्रीदिंग, ये सब हमको बाहर से मॉनिटर करना पड़ेगा। यानी कि जनरल एनेस्थीसिया में ये इसेंशियल होता है और लोकल में कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती। फिजियोलॉजिकल ट्रेसपास, यानी कि कुछ जो जनरल एनेस्थीसिया होते हैं इनका ट्रेसपास, यानी कि ये क्या करते हैं, क्रॉस कर जाते हैं फिजियोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स को और दूसरे एरिया भी अफेक्टेड हो जाते हैं। तो इनका जो ट्रेसपासिंग है वो हाई है और इनका ट्रेसपासिंग जो है वो क्या है, लो है, यानी कि बहुत ही कम है। यानी कि ये बहुत, एक तो बहुत कन्फाइंड एरिया में काम ही करते हैं, तो अपने एरिया को ही ये वहाँ की सेंसिटिविटी लॉस करा दें वही बहुत है, दूसरे एरिया पे ये नहीं इंटरफेयर करते, ठीक है। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसकी हेल्थ पुअर है तो जनरल एनेस्थीसिया तो भाई उसके लिए क्या हो जाएगी, सबको पता है, रिस्की हो जाएगी। और लोकल एनेस्थीसिया क्या है, सेफ है ना, सेफ है। और इन नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट, जैसे कोई ऐसे पेशेंट है जो नहीं लेना चाह रहे हैं इंजेक्शन, या जिन्हें दवा लेने से प्रॉब्लम होती है, वो बहुत ही रेजिस्टेंट होते हैं कुछ इंजेक्शन्स और दवाइयों के लिए कि भाई हम नहीं लेंगे इन्हें, तो अगर उनको जनरल एनेस्थीसिया दे देंगे तो उनकी कॉन्शियसनेस लॉस हो जाएगी और उनको कोई भी उन पे ऊपर ऑपरेशंस, कोई भी उनकी ट्रीटमेंट, थेरेपेटिक्स उनके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, जबकि लोकल एनेस्थीसिया में नहीं कर सकते क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया का सेंसेशन ही लॉस होगा। मेजर सर्जरी में सबको पता है, मेजर सर्जरी में हम जनरल एनेस्थेटिक यूज़ करेंगे और लोकल नहीं प्रेफर करेंगे, और माइनर में हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे, लोकल एनेस्थीसिया। माइनर का मतलब हो गया टूथ एक्सट्रैक्शन हो गया, कहीं चोट लग गई, किसी इंसेक्ट बाइट के लिए हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। मेजर फॉर एग्जांपल ओपन हार्ट सर्जरी हो गई, किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, है ना, ये सब मेजर सर्जरी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम हमेशा जनरल एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं। तो ये एक शॉर्ट सिंपल एक एक्सप्लेनेशन था, डिफरेंस था। इसको आप इसमें से अगर 5 से 7 पॉइंट भी नोट करते हैं और अपने दिमाग में रखते हैं तो आई थिंक सारे पॉइंट अपने आप इंटरकनेक्टेड हैं, वो क्लियर रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, कि हमारे बॉडी में एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है। एक्शन पोटेंशियल से ही समझ लीजिए सारा काम होता है, यानी कि जब भी हमारे बॉडी में कोई स्टिमुलस आता है तो वह किस तरीके से काम करता है और एक्शन पोटेंशियल आखिरकार होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बता दें कि भाई जो हमारा न्यूरॉन था, न्यूरॉन ने ट्रांसफ़र किया एक सिग्नल और वह सिग्नल ट्रांसफ़र होके जिस आगे बढ़ा, ये जो सिग्नल आया, ये सिग्नल आया किसकी वजह से, दिस सिग्नल केम बिकॉज ऑफ AP, यानी कि एक्शन पोटेंशियल, ठीक है।
तो ये सिग्नल किसकी वजह से आया? एक्शन पोटेंशियल की वजह से, ठीक है। तो आइए देखते हैं इन रिस्पॉन्स टू सिग्नल, यानी कि कोई भी सिग्नल या स्टिमुलस जो बाहर से आया, द सोमा एंड ऑफ द एक्सॉन, दिस एंड इज नोन एज सोमा एंड, दिस इज एक्सॉन, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज आवर एक्सॉन टर्मिनल, यहाँ पे आगे साइनेप्स होगा, ठीक है। तो इन रेस्पॉन्स टू अ सिग्नल द सोमा एंड ऑफ द एक्सॉन बिकम्स डीपोलराइज्ड। डीपोलराइज्ड कैसे होगा? आप यहाँ पे एक शॉर्ट में समझिए कि भाई डीपोलराइजेशन कैसे होगा। समझ लीजिए कि ये मेम्ब्रेन है, यह एक मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन के आउटसाइड सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, सबको मालूम है, और मेम्ब्रेन के अंदर निगेटिविटी जो होती है वो मेंटेन होती है, ठीक है। और मेम्ब्रेन के अंदर कौन से चार्ज होते हैं? यानी कि नेगेटिव चार्ज होते हैं, और यहाँ पे पोटेशियम भी पाया जाता है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन के अंदर कौन है? पोटेशियम है। मेम्ब्रेन के बाहर कौन है? सोडियम है, ठीक है। मेम्ब्रेन के बाहर कौन है? सोडियम है। तो जैसे ही हमारे पास स्टिमुलस आता है, यह सोडियम की एंट्री अंदर होने लगती है, एंड सोडियम की एंट्री जब एक हमारे थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाती है तो कुछ चैनल्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं? चैनल्स होते हैं। कोई चैनल्स कैसे होते हैं? ये होते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। यानी कैसे होते हैं? वोल्टेज गेटेड होते हैं, यानी कि वोल्टेज जब उतना वोल्टेज यानी कि -55 मिली वोल्ट थ्रेशोल्ड पहुंच जाएगा तभी ये ओपन होंगे, और जब ये ओपन हो जाएंगे तो एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में बिग सर्ज ऑफ सोडियम विल बी एंटरिंग इनसाइड, यानी कि सोडियम का इन्फ्लक्स होगा अंदर एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में। अब आप ये देखिए, यहाँ पे जो पोलैरिटी मेंटेन थी, अब अंदर जो पोलैरिटी मेंटेन थी, अब इस पोलैरिटी को जब सोडियम आया तो इसने क्या कर दिया? इस पोलैरिटी को इसने क्या कर दिया? डिक्रीज करा दिया। अब जब भी कहीं पे डिक्रीज होगा तो इसको क्या हम कहेंगे? इसको कहेंगे डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन, और ठीक यही चीज यहाँ पे हुई है, यानी कि इन रिस्पॉन्स टू सिग्नल द सोमा एंड ऑफ एक्सॉन बिकम्स डीपोलराइज्ड, ठीक है। Depolarized. The depolarization is spread down the axon. Meanwhile, the first part of membrane repolarizes. अब जैसे जैसे यह आगे बढ़ता है ना, आगे चल के क्या होता है कि कुछ पोटेशियम चैनल्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ पोटेशियम चैनल्स होते हैं जो कि आगे चल के यहाँ से ओपन हो जाएंगे। जब एक पर्टिकुलर अमाउंट में सोडियम एंटर हो जाएगा तो यहाँ से पोटेशियम चैनल थोड़ी देर बाद, यानी कि इनसे लेट में ये खुलते हैं, और ये जो पोटेशियम है ये क्या होगा? इधर से ही बाहर जाने लगेंगे, यानी कि बाहर, यानी कि इस रीजन में, है ना, सेल के बाहर। तो मान लीजिए ये एक चैनल यहाँ पे है, कुछ चैनल्स इधर भी होंगे, ठीक है। ऐसे ही हर जगह यहाँ पे इनके चैनल्स होंगे। सपोज कर लीजिए ये भी एक पोटेशियम चैनल है। अब पोटेशियम जब बाहर जाने लगे तो पोटेशियम जब बाहर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये फिर से रीपोलराइजेशन की तरफ बढ़ेंगे, फिर से रीपोलराइजेशन की तरफ बढ़ेंगे, और यही दोनों प्रोसेस कंटिन्यू रहती है, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं? एक्शन पोटेंशियल। इसी को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। तो आइए एक सिंपल वे में एक्शन पोटेंशियल का डेफिनेशन हम आपको बता देते हैं। एक्शन पोटेंशियल इज वेव ऑफ डीपोलराइजेशन, फॉलोड बाय रीपोलराइजेशन, यानी कि पहले डीपोलराइजेशन होगा और फिर रीपोलराइजेशन होगा। तो ये हो गई इसकी डिफिनीशन, ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल की डिफिनेशन आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर होगी। इसको अगर हम शुरू में बता देते तो शायद ऐसे नहीं समझ में आता, बट आई थिंक अब चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। फिर एक्शन पोटेंशियल ऐसे ही कंटिन्यू रहता है थ्रू आउट द एक्सॉन। आप देख रहे हैं पहले डीपोलराइजेशन हुआ, फिर डीपोलराइजेशन फेज जैसे ही आगे बढ़ा, पीछे रिपोलराइजेशन, और वापस से रेस्टिंग फेज कंटिन्यू हो जाएगा। आपको एक ग्राफ के थ्रू भी हम समझा देते हैं कि भाई ऐसा कैसे होता है, जिससे हम पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे कि आपको एक्शन पोटेंशियल के बारे में पूरी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, जिससे हमें मैकेनिज्म सीखने में आसानी होगी, ठीक है। तो एक ग्राफ है, यहाँ पे ये क्या है? ये टाइम है ना, और यहाँ पे इनकी जो वोल्टेज है, ठीक है, इनकी वोल्टेज है। अब ये समझिए कि ये है -70 मिली वोल्ट। -70 मिली वोल्ट क्या होती है? दिस इज रेस्टिंग पोटेंशियल, दिस इज रेस्टिंग पोटेंशियल। अब रेस्टिंग पोटेंशियल से थ्रेशोल्ड तक का, यानी कि -55 मिली वोल्ट तक ये सोडियम का जब इन्फ्लक्स हुआ एक बार, यानी कि देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। जब पहली बार सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ तो क्या हुआ? ये थ्रेशोल्ड तक पहुंचा, है ना, यानी कि थोड़े सोडियम जब आए तब ये थ्रेशोल्ड तक पहुंच गए। जब ये इतना हो गया, थ्रेशोल्ड हो गया, तो क्या हो गया? यहाँ पे चैनल्स खुल गए, सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, तो बहुत सारे सोडियम आ गए, बहुत सारे
सोडियम आ गए। तो जब बहुत सारे सोडियम आए तो इनका क्या हो गया, इनका हो गया इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में, और इसी फेज को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। इसी फेज को हम क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन। ठीक है, इनको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। अब यहाँ पे इस फेज पे हमारा जो पोटेशियम चैनल है ना, ये ओपन हो जाएंगे, है ना, पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे। अब जब पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर से ये नीचे आने लगेंगे। अब नीचे आने लगेंगे तो इनको क्या कहेंगे, दिस इज रीपोलराइजेशन। ठीक है, अब ये लेट में तो खुलते हैं पोटेशियम चैनल्स और लेट में बंद भी होते हैं, तो ये कुछ नीचे तक चले जाते हैं। ठीक है, नीचे तक चले जाते हैं, और इस फेज को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन, यानी कि कुछ ज़्यादा ही पोलराइजेशन हो गया। ठीक है, मेंटेन करने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही पोलराइजेशन हो गया। ठीक है, हाइपर पोलराइजेशन। और इसी चीज़ को हम एक और चीज़ से जानते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड, यानी कि वह पीरियड जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन यानी कि रेस्टिंग पोटेंशियल और रिपोलराइजेशन के बीच में होता है, उसको हम रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। ठीक है, ओके, तो आई थिंक अब ये एक्शन पोटेंशियल की कहानी पूरी तरह से क्लियर है। नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ इनके डिफिनीशंस पे कि भाई कैसे काम करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक न्यूरॉन है जो कि अपना मैसेज आगे ट्रांसफ़र कर रहा है। अब न्यूरॉन मैसेज तो आगे ट्रांसफ़र कर रहा है और उसको रिसीव करने के लिए भी दूसरा न्यूरॉन है। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, दिस इज आवर साइनेप्स। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ऐसी बहुत सारी, हमने बताया कितनी हमारे पास हैं, 100 बिलियन न्यूरॉन्स होती हैं जो काम कर रही होती हैं। तो आप देख सकते हैं इस फिगर में कि भाई किस तरीके से सब न्यूरॉन एक दूसरे को मैसेजेस ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और एक साथ कितनी ज़्यादा प्रोसेस, हमारा कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड माइंड जो है वो कितनी ज़्यादा प्रोसेसेस को एक टाइम पे कर रहा है। ठीक है, अब न्यूरॉन्स को हमने समझ लिया था। न्यूरॉन्स को हम एक बार फिर से यहाँ पे बता दे रहे हैं। सपोज कर लीजिए अगर हम आपको कहते हैं 2 to 3 नोड्स, यानी कि आप यूँ समझिए कि अगर ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि ये क्या है, 2 to 3 नोड्स। ठीक है, तो ये आप समझ गए। इसको हमने इसलिए यहाँ बता दिया क्योंकि आगे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने के लिए। बाकी ये हमने डायग्राम बनाया था ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई न्यूरॉन कैसा होता है और इसकी क्या फिजियोलॉजी और स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं एक्शन पोटेंशियल के डिफिनीशंस पे कि भाई एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। एक्शन पोटेंशियल इज अ वेव ऑफ डीपोलराइजेशन फॉलोड बाय वेव ऑफ रीपोलराइजेशन, हम देख चुके हैं। और एक्शन पोटेंशियल में 3 ही फेज होते हैं, कौन कौन से, डीपोलराइजेशन और कौन से, रीपोलराइजेशन और कौन से लास्ट वाला हमारा क्या है, हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन मतलब कि जब एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स न्यूरोनल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रैवल करता है, यानी कि जैसे कि आपको बता दें कि कुछ भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, कोई भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, जब यहाँ से ये ऐसे ट्रैवल करेंगे, यहाँ से इस तरीके से ये ट्रैवल करते हुए आएंगे, जैसे कि हमने ये ग्राफ देखा था, यही ग्राफ इस तरीके से यहाँ पे ट्रैवल करते हुए आएंगे और यहाँ पे मैसेज क्या करेंगे, कन्वे कर देंगे दूसरे न्यूरॉन को। तो इन्हीं को हम कहते हैं कंडक्शन। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज कंडक्शन। और जब यहाँ से ये जो मैसेज है ये दूसरे न्यूरॉन्स को ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये आगे ट्रांसफ़र करेंगे, तो इस मैसेज का यहाँ पे ट्रांसफ़र होने को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। इनको हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन कहते हैं, और इनको कंडक्शन कहते हैं। तो आई थिंक कंडक्शन और ट्रांसमिशन भी क्लियर होगा। ठीक है, तो कंडक्शन हमने देख लिया। ट्रांसमिशन का हमारा डिफिनीशन, रिलीज ऑफ इम्पल्स फ्रॉम वन सिनेप्टिक टू पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो दोनों ही डिफिनीशंस आप देख लीजिए, और इनको चाहे तो आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन अगर याद करना पड़े तो आप ज़रूर से इन्हें याद कर लीजिए। ठीक है, और अब आते हैं कि हमारे जो क्लासिफिकेशन है उस पर हम देखते हैं। ठीक है, तो पहले तो है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल यूज़, यानी कि जो हमारा क्लासिफिकेशन है वह 2 टाइप का है, एक क्लिनिकल यूज़ के आधार पर और एक हमारे किस आधार पर है, या स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो पहला है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल यूज़। तो क्लासिफिकेशन नेक्स्ट आइए हम देखते हैं क्लासिफिकेशन।
अब क्लासिफिकेशन हमने कहा था दो तरीके से होते हैं, जी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल यूज एंड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम यहाँ देखने आ रहे हैं कि भाई क्लासिफिकेशन अपने यूज के आधार पर, यानी कि इनके इस्तेमाल के हिसाब से, ठीक है, कि कैसे कैसे हमें इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब हैं ये हैं क्लासेस दो टाइप की हैं यहाँ पे, एक होते हैं इंजेक्टेबल्स और एक होते हैं सरफेस यानी कि जो सरफेस हमारी स्किन पे, हमारी आईज पे, है ना, हमारी नोज पे, ऐसी जगह पे जो हम अप्लाई करते हैं, हमारे माउथ पे। तो इन जगहों पे जो हम अप्लाई करते हैं वो सरफेस हैं। जो हम अपने वेन्स, आईवी, है ना, आईएम ऐसे यूज़ करते हैं, इनको हम इंजेक्टेबल्स कहते हैं, यानी कि थ्रू इंजेक्शंस यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले इनमें सब क्लासेस हैं, एक होती हैं लो, इंटरमीडिएट एंड हाई पोटेंसी। लो वाली शॉर्ट ड्यूरेशन होगी, इंटरमीडिएट वाली थोड़ी ज़्यादा ड्यूरेशन की होगी और हाई वाली लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन की होगी। ठीक है, अब इनमें लो पोटेंसी में ड्रग्स आती हैं प्रोकेन, क्लोरप्रोकेन, इंटरमीडिएट में आती हैं लीडोकेन, प्रिलोकेन, हाई पोटेंसी में डिब्यूवाकेन, रोपिवाकेन, टेट्राकेन एंड ब्यूपिवाकेन। ठीक है, अब इनका एक ट्रिक होता है। आप कहेंगे भाई इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, कैसे हम याद करेंगे? हम कहते हैं हर चीज़ को ट्रिक से याद रखो, हर चीज़ को आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ याद कर लीजिए पीसी यानी कि प्रियंका चोपड़ा, यानी कि या फिर पर्सनल कंप्यूटर, पीसी लैपी, पीसी लैपी डॉक्टर टीबी, पीसी लैपी डॉक्टर टीबी एंड टीएलसी एंड बीओबी। ठीक है, टीएलसी आप यह लर्न कर सकते हैं, टेबल्स, लैडर्स, चेयर्स। तो इस चीज से आप इस पूरे जो क्लासिफिकेशन को लर्न कर सकते हैं। पीसी से है प्रोकेन, क्लोरप्रोकेन, लैपी एल एंड पी यानी कि लीडोकेन एंड प्रिलोकेन। ठीक है, डॉक्टर टीबी, डी से हो जाएगा डिब्यूवाकेन, आर से रोपिवाकेन, टी से हो जाएगा टेट्राकेन एंड बी से ब्यूपिवाकेन। टीएलसी से आप याद कर सकते हैं टेट्राकेन, लीडोकेन एंड कोकेन। बीओबी से आप याद कर सकते हैं बेंजोकेन, ऑक्सीथाजेन एंड ब्यूटाइल अमीनो बेंजोएट। तो ये एक ट्रिक हमने बनाई थी, हमको इजी लगी, हमने याद कर लिया। अगर आपको ठीक लगे तो आप इनको लर्न करो, फॉलो करो, नहीं तो आप खुद से भी अपनी ट्रिक को बना सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो किस तरीके से होगा लोकल एनेस्थेटिक्स में। ठीक है, तो दो तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक में होते हैं एस्टर्स और एक में होते हैं अमाइड्स। तो आइए इनकी जो ड्रग्स हैं इनको भी देख लेते हैं। कोकेन, प्रोकेन, बेंजोकेन, टेट्राकेन एंड एमाइड्स में आते हैं लिनोकेन, ब्यूपिवाकेन, डिप्यूवाकेन एंड प्रिलोकेन। ठीक है, तो ये कुछ ड्रग्स आती हैं, इनके भी ट्रिक्स हैं हमारे पास। ठीक है, पहले ट्रिक्स देखने से पहले इनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि भाई एरोमेटिक पोर्शन तो दोनों का सेम है। ये क्या है? ये भी सेम, ये भी सेम। इनके पास जो अमाइन पोर्शन है ये भी सेम और ये भी सेम, ये दोनों तो सेम है। चेंज क्या है? हमारे पास जो इंटरमीडिएट चेन है कि भाई ये क्या है? ये तो एस्टर्स हैं, ये क्या है? ये तो अमाइड्स हैं। ठीक है, तो इन्हीं में डिफरेंस है। अब आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि इन दोनों में से बेटर कौन है, एस्टर बढ़िया है या अमाइड बढ़िया है। ठीक है, चलिए, तो ठीक है। अब इनके लिए तो भाई एक ट्रिक बहुत ही इजी सी ट्रिक है कि ये हमेशा याद रखिए कि अगर सिंगल आई आए तो वो कौन है? एस्टर्स हैं। और अगर डबल आई आ जाए स्पेलिंग में तो वो कौन है? अमाइड्स हैं। अब आप इसमें देखिए कोकेन सिंगल आई, प्रोकेन सिंगल आई, बेंजोकेन सिंगल आई, टेट्राकेन सिंगल आई। तो अगर सिंगल आई आ जाए, ठीक है, तो सिंगल आई आ जाए तो कौन है भाई? एस्टर है। अगर डबल आई आ जाए, ठीक है, डबल आई आ जाए तो कौन है भाई? एमाइड्स हैं। एमाइड्स में आप चेक कर लीजिए, देखिए लिग्नोकेन है ना, या फिर लिग्नोकेन कहते हैं इसको, बिप्यूवाकेन है ना, डिब्यूवाकेन, प्रिलोकेन। तो डबल आई आ जाए तो कौन हो जाएंगे? एमाइड्स हो जाएंगे।